मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? हु कैन इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ओवर फंडामेंटल राइट? तो देखिए कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट हैं एक दो को छुड़ाकर जिसपे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार जो है हमारे संपूर्ण नहीं होते हैं तथा वो सार्वजनिक हितों के रक्षा के लिए आवश्यक उचित प्रतिबंध के अधीन होते हैं। मतलब जो आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए दिया गया है। एक बार क्या हुआ था, 1973 की बात है, 1973 में केशव नंदा भारती बनाम केरल सरकार, केशव नंदा भारती और केरल सरकार के बीच एक मतलब केशव नंदा भारती ने एक PIL दाखिल किया था जिसमें केशव नंदा भारती और केरल सरकार के बीच कोर्ट में मामला गया था। तो वहां से सर्वोच्च न्यायालय ने 1967 के पूर्व निर्णय को रद्द कर दिया। 1967 में जो भी निर्णय दिया था उसको रद्द करते हुए कहा है कि मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है और मौलिक अधिकारों को संसद के प्रत्येक सदन में 2/3 बहुमत से पारित भी किया जा सकता है। मतलब कि अगर मौलिक अधिकार में संशोधन करना है तो आपको संसद के अंदर 2/3 बहुमत से उस संवैधानिक संशोधन को पारित करना होगा और तभी वो हटाया जा सकता है। तो मौलिक अधिकारों में कौन चेंज कर सकता है? आपका पार्लियामेंट। तो इसका आंसर क्या होगा? पार्लियामेंट, संसद। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 1967 का जो मामला वो ज्यादा क्वेश्चन में नहीं आता है तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा। क्वेश्चन है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हु हैज द एब्सोल्यूट एंड अल्टीमेट पावर रिगार्डिंग द पासिंग ऑफ मनी बिल। देखिए संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार धन विधेयक पारित करने के लिए किसे पूर्णतः अंतिम अधिकार मिला हुआ है? तो आपका धन विधेयक कौन पारित कर सकता है? आपका धन विधेयक केवल और केवल जो है लोकसभा में पेश हो सकता है। क्या होता है, देखिए लोकसभा पहले धन विधेयक को अपने इंड से पारित करती है, फिर उसको राज्यसभा के पास भेजती है, लेकिन राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं होती है। राज्यसभा 14 दिनों के अंदर वो विधेयक लोकसभा में वापस भेजना होता है। अगर कोई संशोधन करना होता है उसको तो वो सिफारिश करती है, उसको संशोधन कर नहीं सकती, केवल सिफारिश कर सकती है। और अगर 14 दिन तक वो अपने पास रखी रहती है तो धन विधेयक जो है क्या हो जाता है? अपने आप पास हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए कि धन विधेयक को लोकसभा पारित कर सकती है। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया री-इलेक्टिंग टू द अकाउंट ऑफ स्टेट शैल बी सबमिटेड। क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों के खाते से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का प्रतिवेदन किसे सौंपा गया है? तो देखिए भारतीय संविधान की धारा आर्टिकल 151 के अनुसार क्या बोलता है? 151 भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक को राज्य की लेखा जोखा संबंधी रिपोर्ट राज्यपाल को देनी है। तो किसे देनी है? भारत के राज्य के राज्यपाल को, द गवर्नर ऑफ द स्टेट। ये किस में लिखा है? आर्टिकल 151 में लिखा है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक को राज्य के लेखा जोखा संबंधी रिपोर्ट किसे देनी है? राज्यपाल को देनी है। और राज्यपाल इस रिपोर्ट को जो है विधानसभा में प्रस्तुत करता है। राज्यपाल इस रिपोर्ट को कहां पे प्रस्तुत करता है? विधानसभा में। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन में चलें। देखिए आपको अगर कंफ्यूजन हो तो नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का इंग्लिश क्या है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आगे चलते हैं। राज्य का राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राज्य का राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। तो राज्य का जो राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। और इसका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, लेकिन कार्यकाल के पहले भी इसको हटाया जा सकता है। किस तरह? अगर प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति राज्यपाल को निलंबित कर सकता है तो हम ये कह सकते हैं कि राज्यपाल जो है राष्ट्रपति की राज्यपाल जो है राष्ट्रपति की कृपा पर कार्यकाल में बना रहता है। और सेकेंड थिंग, राज्यपाल खुद त्याग पत्र दे दे। तो क्या दो चीज कैसे हटाया जा सकता है? इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और भारत के राष्ट्रपति जो है इसे चुनते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर। आगे देखते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके कार्यकाल से हटाया जा सकता है। देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त की बात किसमें की गई है? भारतीय संविधान की धारा 324 आर्टिकल 324 के अंदर मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमीशन की बात की गई है। और मुख्य चुनाव आयुक्त को कैसे हटाया जा सकता है? केवल और केवल महाभियोग हटाया। देखिए महाभियोग
का क्वेश्चन कई बार पूछता है कि राष्ट्रपति के लिए महाभियोग के बारे में किस आर्टिकल में लिखा है। तो एक चीज ध्यान दीजिए, आज के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे महाभियोग किस आर्टिकल में लिखा है। ये देखिए लास्ट में, देखिए क्या है महाभियोग, ये क्या है, ये देखिए अगर इसको सीधा करेंगे कुछ ऐसा होगा, ध्यान से देखिए तो ये इसका उल्टा है। मतलब महाभियोग के बारे में 61 आर्टिकल नंबर में बात किया गया है राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे। मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो है महाभियोग लगाकर उसको पद से हटाया जा सकता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 संसद में महाभियोग के द्वारा। और मुख्य चुनाव अधिकारी के बारे में कुछ क्वेश्चन है, जैसे इसका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष तक का इसका कार्यकाल होता है या 65 वर्ष की आयु तक, दोनों में से जो पहले आ जाए उसमें इसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन, वर्तमान राज्यों का क्षेत्रफल, सीमाओं अथवा नाम में परिवर्तन का प्रावधान किया गया है। देखिए क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के गठन, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल, सीमाओं अथवा नाम में परिवर्तन का प्रावधान किया गया है। तो एक बार देख लेते हैं। देखिए आर्टिकल 1 में क्या बोला गया, संघ, नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में बात किया गया है। 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना में, ठीक है। तो आर्टिकल 2 में किस चीज का बात किया गया, नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना में। आर्टिकल 3 में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों की सीमाओं के नामों में परिवर्तन। आर्टिकल 2 क्या है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना के बारे में बात किया गया आर्टिकल 2 में। आर्टिकल 3 में नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र के सीमा या नाम में परिवर्तन के बारे में बात किया गया है। आर्टिकल 5 में जो है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता की बात की गई आर्टिकल 5 में। और आर्टिकल 6 में पाकिस्तान से भारत के प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार के बारे में बात की गई है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल, सीमाओं अथवा नाम में परिवर्तन का प्रावधान किया गया है। तो ये भाग 1 में वर्णित अनुच्छेद 3 में ये बात किया गया है आर्टिकल 3 में। तो हमारा आंसर क्या होगा, आर्टिकल 3। 2, 5 और 6 ये तीनों भी आर्टिकल मैंने बता दिया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान द्वारा किसी सांसद को जो सदन में हिंदी अथवा अंग्रेजी में अपने आप को पर्याप्त अभिव्यक्त नहीं कर सकता है, उसे सदन में अपनी मातृभाषा में बोलने का आदेश प्रदान करने का अधिकार किसके पास है। तो इसका जिक्र जो है आर्टिकल 120 में किया गया है, आर्टिकल 120 अनुच्छेद 120। और इसके अनुसार संसद के सदनों का सर्वोच्च अधिकार, मतलब संसद के जो भी सदन है उनका सर्वोच्च अधिकार या तो लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा के अध्यक्ष के पास होता है, और अगर हम राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा के सभापति के पास होता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, तो ये क्या लिखा है, राज्यसभा का अध्यक्ष या था उनकी जगह पूरे सदन में कार्यरत उदासीन व्यक्ति, हाँ ये हो सकता है। लोकसभा का सभापति अथवा उनकी जगह पर सदन में कार्यरत पदासीन व्यक्ति, ये भी हो सकता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 बोथ 1 और 2 दोनों। देखिए क्या होता है, आर्टिकल 120 ने बोला है कि संसद के जो भी सदनों हैं उनका सर्वोच्च अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के अध्यक्ष के पास होगा। अंग्रेजी या हिंदी में संबोधित करने में असमर्थ संसद सदस्य को अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति प्रदान कर सकता है, ये आर्टिकल 120 करता है। तुम्हारा ऑप्शन नंबर 4 जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु उम्र का अर्हता मानदंड क्या है। ओके, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ उपराष्ट्रपति पूछ रहा है, तो उपराष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल 66 में बात किया गया है और इसके अनुसार क्या है, वो पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात, उसकी आयु जो है 35 वर्ष से कम ना हो। एज लिमिट कितनी है, 35 वर्ष से कम ना हो। और उसने राज्य परिषद के सदस्य के रूप में जो है चुनाव लड़ने की अर्हता प्राप्त की हो। तो ये 3 चीज मेन है, अगर ये 3 चीज उसके पास है तो वो जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस राज्य को पहचाने जिसमें द्विसदनीय विधानसभा है। तो देखिए द्विसदनीय विधानसभा कुछ ही राज्य में, उन राज्यों की याद कर लीजिए, उनके अलावा किसी में नहीं है। वो कौन कौन से राज्य हैं आपके, पहला आंध्र प्रदेश है, दूसरा तेलंगाना है, तीसरा आपका बिहार है। तो देखिए कौन कौन से राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश।
ये 7 राज्य हैं जिनमें जो द्विसदन विधानसभा है और इन्हें ही हम क्या कहते हैं, विधान परिषद कहते हैं। और प्रत्येक 6 वर्ष के बाद इसके 1/3 सदस्यों का चुनाव किया जाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर जो होगा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन देखिए, उस देश का नाम बताएं जिससे संशोधन के लिए प्रक्रियाओं को संवैधानिक सुविधाओं के द्वारा को भारत में उधार लिया गया है। देखिए, अगर आपको जैसे संशोधन याद करना है, संशोधन कहां से लिया गया है, तो इसका एक ट्रिक है। ये देखिए, कौन सी ऐसी टीम है जो आज तक एक भी वर्ल्ड कप नहीं जीती है? साउथ अफ्रीका है, और वो बहुत अच्छी टीम है लेकिन कोई मैच नहीं जीती है। तो साउथ अफ्रीका के क्रिकेट टीम में संशोधन करने की जरूरत है। किसको? साउथ अफ्रीका को अपनी क्रिकेट टीम में संशोधन करने की जरूरत है। तो संशोधन अमेंडमेंट आपका कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से लिया गया है। और दक्षिण अफ्रीका से एक और चीज लिया गया है, राज्यसभा के सदस्यों का अप्रत्यक्ष चुनाव भी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? साउथ अफ्रीका। भारत में सबसे पहले आम चुनाव और संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? देखिए, अगस्त 1947 में भारत स्वतंत्र हो गया था, ये सबको पता है। उसके बाद लोकसभा का गठन करने के लिए पहली बार 1951-52 में आम चुनाव हुआ था। और भारतीय संविधान में पहला संशोधन भी 1951 में किया गया था। इस संशोधन के द्वारा संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार के उपबंध में कई परिवर्तन किए गए थे। तो हमारा आंसर क्या होगा? 1951। किस अवधि को अनुच्छेद 352 के तहत भारत में आंतरिक आपातकाल को दर्शाया गया है? देखिए, भारत में इमरजेंसी से तात्पर्य है 21 महीनों की आपातकाल अवधि से है। जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1975 से कब 77 के बीच में एक तरफा निर्णय लेते हुए पूरे देश में आपातकाल लगाने की घोषणा की थी। और किससे लगाई थी? इन्होंने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352(1) के तहत आंतरिक अव्यवस्था के कारण, किसके कारण? आंतरिक अव्यवस्था के कारण। राष्ट्रपति उस समय थे फखरुद्दीन अली अहमद। कौन था राष्ट्रपति? फखरुद्दीन अली अहमद ने आपातकाल की आधिकारिक घोषणा की। और ये आपातकाल 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक लागू था। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है सही होगा। 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक, सॉरी हाँ 21 मार्च। भारत का प्रधानमंत्री, देखिए प्रधानमंत्री के बारे में बात किया है तो भारतीय संविधान के आर्टिकल या अनुच्छेद 75 में जो है प्रधानमंत्री के बारे में जिक्र किया गया है। और इसके अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया, राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार और मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष और लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी का नेता होता है। देखिए, प्रधानमंत्री को 4 तरह से बोल सकते हैं। पहला क्या? प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया, राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष और लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी का नेता होता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है सही है। पहला क्वेश्चन था, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष में अपनाई गई? तो इसका आंसर क्या था? 2001 में। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो राष्ट्रीय नीति अपनाई गई वो 2001 में अपनाई गई। इसका मुख्य टारगेट था क्या था? महिलाओं की उन्नति, विकास और सशक्तिकरण करना, उनके प्रति हर भेदभाव को खत्म करना और जीवन और सामाजिक गतिविधियों के हर क्षेत्र में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना। यही इसका मुख्य जो है टारगेट था। और अभी जो है 2016 में बाल विकास मंत्रालय में एक महिला नीति बनी है, उसको आप चेक कर लीजिएगा, हो सकता है उससे क्वेश्चन आ जाए। निम्नलिखित में से कौन सा अध्यात्मक सरकार का एक गुण है? देखिए, अध्यात्मक सरकार होती क्या है? पहले तो ये क्वेश्चन आता है, ये सरकार होती क्या है? तो इस सरकार की कुछ खासियत है। पहला, जनता की स्वतंत्रता को सुरक्षित करती है। सुरक्षित करती है किस चीज को? जनता की स्वतंत्रता को। सेकंड है, नीतियों के शीघ्र निष्पादन को सुनिश्चित करती है। मतलब जो भी नीतियां बने, जो भी नीतियां गवर्नमेंट बनाए, उसके शीघ्र निष्पादन को भी सुरक्षित करती है। ठीक है, तो सेकंड क्या हो गया? नीतियों से रिलेटेड हो गया। थर्ड देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अध्यात्मक सरकार में कार्यपालक की नियत कार्यवधि अत्यंत स्थिरता की भावना प्रदान करती है। मतलब एक नियत, जैसे 5 वर्ष, 6 वर्ष या कहीं कहीं 2 वर्ष, कहीं कहीं 1 वर्ष भी होता है, ये क्या है? ये फिक्स है। तो ये अत्यंत क्या? स्थिरता की भावना प्रदर्शित करती है। तो स्थिरता भी हो जाएगी आपकी।
अब ऐसा क्यों स्थिरता की भावना प्रदर्शित करती है? क्योंकि राष्ट्रपति के निश्चित कार्यकाल के पूर्व उसे कोई पद से नहीं हटा सकता, तो ये तो स्थिरता हुई। लेकिन जब तक संविधान के विरुद्ध वो कोई कार्य न करे, अगर संविधान के विरुद्ध कार्य कर देता तब तो उसे हटाया जा सकता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, राष्ट्रपति का सचिव अपने पद पर लगातार बने रहेंगे जब तक कोई उन्हें स्वयं न हटाए। जब तक राष्ट्रपति जो है उन्हें स्वयं न हटाएं, तब तक सचिव जो है अपने पद पर बने रहेंगे। तो ये ओवरऑल मिला के अध्यात्मक सरकार जो है एक स्थिरता की भावना प्रदर्शित करती है। तो देखिए, ये लोगों की स्वतंत्रता को सुरक्षित करती है, सही है। ये नीतियों के शीघ्र निष्पादन को सुनिश्चित करती है, ये भी सही है। कार्यपालक की नियत कार्यविधि अत्यंत स्थिरता की भावना प्रदान करती है, ये भी सही है। तो आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। निम्न में से अध्यात्मक राष्ट्रपति वाली सरकार किस प्रकार से बनती है? ये भी क्वेश्चन अच्छा है। देखिए, इसके पहले पूरा डिटेल समझा चुका हूं, अब उसी में से देखते हैं। कार्यकाल की निश्चित अवधि होती है। कार्यपालिका तथा विधानमंडल के सदस्यों के बीच कोई दोहराव नहीं है। राष्ट्रपति का लोकमत द्वारा चुनाव होता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। निम्न में से अध्यात्मक राष्ट्रपति वाली सरकार किस प्रकार बनती है? तो उपयुक्त सही। इसका एग्जाम्पल आप पता कहाँ से देख सकते हैं? आपको अमेरिका में दिखेगा। अध्यात्मक सरकार का एग्जाम्पल जो है आपको कहाँ दिखेगा? अमेरिका में। वहां पे, अब वहां से अगर आप काउंट करें तो आपको सब मेथड समझ में आ जाएगा। कार्यकाल की निश्चित अवधि होती है। कार्यपालिका तथा विधानमंडल के सदस्यों के बीच कोई दोहराव नहीं होता है। राष्ट्रपति का लोक मत द्वारा चुनाव होता है। इंडिया में ऐसा नहीं होता, तो यही आपको कंफ्यूज कर रहा होगा, लेकिन इंडिया में अध्यात्मक सरकार नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की कार्यावधि कितनी होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों ने विश्व में शांति और सुरक्षा के लिए जो काम जिम्मत सौंपा है, वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी को सौंपा है। यूएनएससी में 5 अस्थायी देश, टोटल 15 हैं, जिसमें से 5 अस्थायी हैं और 10 अस्थायी देश हैं। तो ये देखिए, अस्थायी देशों के बारे में बहुत पूछता है। वो कौन है? चीन है, फ्रांस है, रूस है, यूके है और यूएसए है। तो आप ये याद कर लीजिएगा कौन कौन है। चीन है, फ्रांस है, रूस है, यूके है और यूएसए है। ये 5 अस्थायी देश हैं। अस्थायी देशों के बारे में ज़्यादा नहीं पूछता है, क्योंकि इनका कार्यकाल केवल 2 वर्ष का होता है। 2 वर्ष के बाद ये चेंज भी हो सकते हैं। तो टोटल अस्थायी देश कितने हैं? 10। तो इनका कार्यकाल कितना हुआ? 2 वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 15 होती है। और इनका कार्यकाल जो होता है 9 वर्ष के लिए होता है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पे है? हेग, नीदरलैंड के अंदर है। इसी ने अभी जो है साउथ चाइना सी पे जो विवाद हुआ था फिलीपींस और चाइना के बीच, उस पे अपना निर्णय दिया है। तो ये अभी मतलब लेटेस्ट है, तो ये क्वेश्चन फिर से पूछ सकता है। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रपति अयूब खान के साथ ताशकंद करार पर हस्ताक्षर किया? ताशकंद करार आपका क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों देशों के मध्य शांति स्थापित करना ही ताशकंद करार का जो है मेन मोटिव था। इसका मोटिव क्या था? शांति स्थापित करना। और ये कब हुआ था? 11 जनवरी 1966 को ये ताशकंद करार हुआ था। किनके बीच? भारत के तरफ से श्री लाल बहादुर शास्त्री थे, लाल बहादुर शास्त्री जी थे, और पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान जी थे। राष्ट्रपति वहां के थे उस समय, राष्ट्रपति अयूब खान। इन्हीं के मध्य ये करार हुआ था। तो हमारा आंसर क्या होगा? क्या है? निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रपति अयूब खान के साथ ताशकंद करार पर हस्ताक्षर किया था? तो आंसर सी, लाल बहादुर शास्त्री जी ने। पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन थे? पंचशील का सिद्धांत था क्या? जब 1954 में भारत और चीन की संधि हुई थी, भारत चीन की औपचारिक रूप से प्रतिपादित संधि हुई थी, तो उनके मध्य 5 सिद्धांत पे हस्ताक्षर हुए थे। कौन कौन थे? पहला सिद्धांत था एक दूसरे के क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए आपसी सम्मान, मतलब एक दूसरे के एरिया के लिए आपसी सम्मान रखना, उनके बीच में इंटरफेयर मत करना, अखंडता और संप्रभुता के बीच में। अनाक्रमण, दूसरा सिद्धांत क्या था? अनाक्रमण
थर्ड था कि एक दूसरे के आंतरिक मामले में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। एंड चौथा था समानता और पारस्परिक लाभ के लिए काम करेंगे, कि एक दूसरे से मिलकर समानता और पारस्परिक लाभ के लिए काम करेंगे। तो इसको लिख लेते हैं पारस्परिक लाभ। और पांचवा था शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। तो ये 5 पंचशील सिद्धांत हैं और ये जो है किनके बीच हुआ था, ये पंचशील सिद्धांत के प्रस्तावक पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांत थे जिन्हें वर्ष 1954 की भारत चीन संधि के औपचारिक रूप से प्रतिपादित किया गया था। तो आंसर क्या होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। सरकार किसकी एजेंसी है? देखिए ये क्वेश्चन, देखिए ये सब ट्रिकी क्वेश्चन है, कहीं कुछ मतलब ये थ्योरी नहीं है, स्टैटिक जी के नहीं कि आप रट लिए। सरकार राज्य की एजेंसी है, तो आपको पहले सरकार को समझना पड़ेगा। अब यहाँ पर केंद्र की बात तो कर नहीं रहा है, तो सरकार किसके लिए काम करती है? राज्य के लिए। राज्य की जनता की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को बेहतरी हेतु सरकार काम करती है। तो राज्य के अंदर जो जनता है, उस पर्टिकुलर राज्य के अंदर जो लोग हैं आपके, उनके जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति की बेहतरी हेतु कार्य करती है। तो सरकार किसकी एजेंसी हुई? सरकार राज्य की हुई, न कि संप्रभु समाज की या राजनीतिक दल की। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए राज्य के अनिवार्य तत्व कौन कौन से हैं? पहला तो आपका जनसंख्या है, अगर जनसंख्या ही नहीं रहेगी तो राज्य कैसा। सेकंड, उसके बाद उसका राज्य क्षेत्र है, एरिया ही नहीं रहेगा तो जनसंख्या कहाँ रहेगी? तो वो राज्य क्षेत्र है, जो भूमि या भूभाग आप कह लीजिए, भूमि कह लीजिए, एरिया। थर्ड चीज सरकार है एवं प्रभुसत्ता या संप्रभुता। एंड लास्ट है राज्य की संप्रभुता का आश्रय आंतरिक वाह दोनों संप्रभुता से है। मतलब एक तो उसके अंदर कितना है और दूसरा बाहर उसका कितना फैलाव है, बाहर उस राज्य के बारे में कितने लोग जानते हैं, कितना संप्रभुत है, इन दोनों के बारे में बात करते हैं। तो ये तीन चीजें निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है? जनसंख्या, आबादी है, प्रभुसत्ता की बात अभी हम कहे थे, या संप्रभुता ये भी है, और क्षेत्र भी है। तो प्रशासन हमारा आंसर होगा, क्योंकि प्रशासन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का घटक नहीं है? तो अभी हम समझे हैं, तो इसमें से देखिए कौन सा राज्य का घटक नहीं है। जनसंख्या है, भूमि है, सरकार है, सेना राज्य का घटक नहीं है। स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? देखिए स्वतंत्रता और विधि, कानून दोनों एक दूसरे के इनवर्सल प्रपोजल है, एंटी है। स्वतंत्रता और कानून ये दूसरे के अपोजिट है। अगर कानून ज्यादा अधिक बड़ा रहेगा तो स्वतंत्रता ज्यादा नहीं रहेगी, स्वतंत्रता ज्यादा रहेगी तो कोई कानून रहने नहीं देगा। तो स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? इसका आंसर क्या होगा? विधि द्वारा या कानून द्वारा। इसमें डायसी ने कहा था, डायसी एक थे, कि एक की मात्रा जितनी अधिक होगी दूसरे की उतनी ही कम होगी। मतलब स्वतंत्रता की मात्रा जितनी अधिक होगी कानून की कम होगी, कानून की अधिक होगी तो स्वतंत्रता की कम होगी। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है? देखिए संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है, तो संयुक्त राष्ट्र का अंग कौन सा नहीं है? देखिए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है, न्यायिक परिषद भी है, हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन्स जो है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ का नहीं बल्कि ब्रिटेन के संसद का निम्न सदन है। ये क्या है आपका? ब्रिटेन के संसद का निम्न सदन, संसद का निम्न सदन है हाउस ऑफ कॉमन्स। अब देख लेते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों में कौन कौन सा शामिल है। पहला महासभा, सेकंड सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यायिक परिषद या न्यायिक परिषद, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। ये जो है संयुक्त राष्ट्र का अंग है, सचिवालय। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों में ये सब शामिल है। दल रहित लोकतंत्र के पक्ष में कौन था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। दल रहित लोकतंत्र के पक्ष में कौन था? जयप्रकाश नारायण। देखिए जयप्रकाश नारायण जी जो थे वो भारतीय राजनीति व्यवस्था के अंतर्गत दल रहित लोकतंत्र की वकालत किए थे। भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रतिपादन जो है आपके एम एन राय, महात्मा गांधी
विनोबा भावे ने भी, इन तीनों लोगों ने भी किया था, लेकिन जयप्रकाश नारायण ने इस सिद्धांत का व्यवस्थित समर्थन किया, मतलब बहुत अच्छे विचारधारा से, बहुत बड़े रूप में। इसलिए दल रहित लोकतंत्र की जब भी बात होती है तो जयप्रकाश नारायण का नाम आता है। लोकपाल का विचार लिया गया है। देखिए, लोकपाल या ओम्बुड्समैन का विचार जो है स्कैंडिनेवियाई देशों से लिया गया है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आ सकता है। देखिए, ओम्बुड्समैन से तात्पर्य क्या होता है? कार्यपालिका एवं विधायिका से स्वतंत्र ऐसी संस्था है या हो जो पर्यवेक्षक एजेंसी के रूप में, मतलब जो चेक करते हैं, पर्यवेक्षक एजेंसी के रूप में नागरिकों के अधिकारों एवं हितों की संरक्षण हेतु कार्य करती हो। निम्न में से किस भाषा को केंद्रीय सरकार द्वारा स्त्रीय भाषा या क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया है? तो ऐसी कौन सी भाषा है जिसको क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया है? तो इसमें से आंसर जो हमारा होगा तमिल होगा। और जो टोटल दिया गया, देखिए, तमिल को दिया गया है, तेलुगु को दिया गया है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ओडिया, मलयालम भाषाओं को केंद्रीय सरकार द्वारा श्रेष्ठ भाषा या क्लासिकल भाषा का, तो यहाँ पे तमिल हमारा आंसर होगा। एकात्मक संरचना और अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली रूप वाले देश का एक उदाहरण। तो देखिए, ये दोनों चीज आपको मिलता है फ्रांस में। फ्रांस के अंदर जो है एकात्मक और अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली का सम्मिलित रूप है, फ्रांस के संविधान में दिखाई देता है। फ्रांस में संसदात्मक मतलब संसद एवं अध्यात्मात्मक व्यवस्था का समन्वय है, दोनों का क्या है? मिक्सचर है। तो आंसर क्या होगा? फ्रांस। आमतौर पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच यहाँ पर बड़ा अंतर देखा जाता है। किस जगह पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच बहुत बड़ा अंतर देखा जाता है? तो वो है सरकार का संसदीय रूप। वो किस तरह? देखिए, जब हम संसदात्मक शासन व्यवस्था के अंदर जाएंगे, उसके अंदर देखेंगे, तो वहां पे सिद्धांत और व्यवहार के बीच बड़ा अंतर दिखता है। क्यों? देखिए, सिद्धांत में क्या बोलता है? संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्र का प्रधान राष्ट्रपति या राजा होता है, ये उसका सिद्धांत बोलता है, ठीक है, जिसमें समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। लेकिन असलियत में क्या होता है? परंतु व्यवहार में कार्यपालिका की शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद करते हैं, राष्ट्रपति तो कुछ करता ही नहीं। तो दोनों में डिफरेंस कहाँ पे है? संसदीय, सरकार का संसदीय स्वरूप में जो है आमतौर पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच बहुत बड़ा डिफरेंस है। आदर्शवाद का जनक किसे माना जाता था? किसने जो है आदर्शवाद की शुरुआत की थी? तो हमारे कौन थे? प्लेटो। आदर्शवाद का जनक यूनानी दार्शनिक प्लेटो को माना जाता है। प्लेटो ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक में आदर्श राज्य का चित्रण किया है। उनकी पुस्तक थी क्या? रिपब्लिक। वहां पे उन्होंने आदर्श राज्य का चित्रण किया। इस सिद्धांत का चरमोत्कर्ष जब था तो हीगल की विचारधारा में देखने को मिलता है। ये सिद्धांत जो है हीगल की विचारधाराओं में देखने को मिलते हैं। राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मैकियावेली ने अपनी कृति द प्रिंस में की थी। किसने किया था? मैकियावेली ने। कहां पे किए थे? द प्रिंस के अंदर उन्होंने राज्य शब्द का प्रयोग किया था। राजनीति शास्त्र को यथार्थ शास्त्र किसने कहा? देखिए, ब्राइस ने राजनीति शास्त्र को यथार्थ शास्त्र कहा। राजनीति शास्त्र को इन्होंने मेट्रोलॉजी की तरह बताया था। इन्होंने राजनीति शास्त्र को क्या बताया था? मेट्रोलॉजी की तरह बताया था, और इन्होंने ही इसे यथार्थ शास्त्र कहा था। किसने? ब्राइस ने। जैसे जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता वह या तो संत होता है या पशु, यह किसने कहा था? तो ये बात जो है किसने कही थी? अरस्तु ने कही थी। तो इसका आंसर क्या होगा? अरस्तु। मुक्ति सामान्य इच्छा शक्ति का पालन करने में है, ये किसने कहा था? मुक्ति सामान्य इच्छा शक्ति का पालन करने में है, ये जो है किसने कहा था? रूसो ने कहा था। ये सब जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं का कलेक्शन है, जो भी स्लोगन आए हुए हैं और एमटीएस में रिपीट होने के चांस बहुत ज्यादा है। यह कथन मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सदा जंजीर से बंधा रहता है, ये किसने कहा था? तो ये जो भी है रूसो ने कहा था, और इन्होंने ये लाइन जो है अपनी बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था।
कहाँ लिखा था? सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक के अंदर ये लाइन लिखी थी कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सदा जंजीर में बंधा रहता है। भारत की आत्मा गांव में निवास करती है। ये बात किसने कही थी? ये बात गांधी जी ने कही थी कि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, क्योंकि वो शक्ति के विकेंद्रीकरण के पक्ष में थे। अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य। ये तो प्लेटो ने कही थी लाइन, किस बुक में? रिपब्लिक में, अपने बुक रिपब्लिक के अंदर। ये कुछ स्लोगन थे, 2-3 स्लोगन आगे और हैं जो आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन है, सर्वथा संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की है? तो जो सर्वथा संपन्न संसद है की अवधारणा इंग्लैंड में है। इंग्लैंड से ही इंग्लैंड के जो संसदात्मक है वो भारत में लाई गई है, लेकिन दोनों में अंतर है। देखिए, इंग्लैंड में क्या है, हमारी संसद जो है प्रभुत्व संपन्न नहीं है, और इंग्लैंड की संसद जो है क्या है? प्रभुत्व संपन्न। अब प्रभुत्व संपन्न से करने का क्या मतलब है? मतलब ये है कि इंग्लैंड की संसद जो भी कानून बना देगी वो कानून होगा, लेकिन हमारी संसद जो कानून बनाएगी उस पर न्यायिक पुनरीक्षण हो सकता है। मतलब न्यायालय उस पर जांच करा सकते हैं कानून सही है कि नहीं है। तो इसलिए हमारी जो संसद है प्रभुत्व संपन्न नहीं है, इसलिए हमारी संसद को सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा नहीं दी गई। ये ब्रिटेन की ही है। नेक्स्ट देखते हैं, संसार में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी? तो ये श्रीलंका की थी और इनका नाम था सिरमाओ भंडार नायके। क्या नाम था? सिरमाओ भंडार नायके। सिरमाओ भंडार नायके। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद किस सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो है आपका जो है साम्यवाद के साथ जुड़ा हुआ है। किसके साथ जुड़ा हुआ है? साम्यवाद के साथ। देखिए, इसमें क्या था, एक साम्यवाद से जुड़ी परिकल्पना है। इसका प्रतिपादन जो है कार्ल मार्क्स ने किया था। किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने। और इन्होंने ये जो साम्यवाद की परिकल्पना दी थी वो हीगल से प्रेरणा लेकर दी थी। राज्य के मार्क्सवादी विचार के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? देखिए, मार्क्सवादी विचार क्या थे? अगर उसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप उनकी पुस्तक दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के माध्यम से जान सकते हैं। कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक दास कैपिटल, कौन सी पुस्तक थी? दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, इन दोनों पुस्तक के माध्यम से उन्होंने साम्यवाद का प्रचार किया। मार्क्सवादी विचारधारा के अनुसार, मतलब जो मार्क्सवादी विचारधारा है उनके अनुसार क्या होता है, राज्य एक वर्ग संस्था है, क्योंकि राज्य हमेशा उस वर्ग के हितों को पूरा करने का कार्य करता है। तो राज्य एक वर्ग संस्था है। क्यों है? क्योंकि राज्य हमेशा उस वर्ग के हितों को पूरा करने का कार्य करता है जो उसके अंदर रहते हैं, जिसका उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व होता है। पूंजीवादी समाज में राज्य पूंजीपति वर्ग के हित के लिए कार्य करता है। जो पूंजीवादी समाज होता है उसमें जो है राज्य जो है पूंजीपति वर्ग के हित के लिए ही केवल कार्य करता है। लेकिन मार्क्स ने समाजवादी समाज में सर्वहारा मजदूरों, मतलब हर तरह के लोगों पे मजदूर वर्ग के हित में कार्य करने वाले राज्य की परिकल्पना की थी। तो उन्होंने समाजवादी समाज में जो है मजदूर वर्ग के हित में कार्य करने की कल्पना की थी। समाजवादी समाज में उत्पादन के साधनों पर सामूहिक नियंत्रण होता है। देखिए, पूंजीवादी समाज में केवल पूंजीवाद का नियंत्रण होता है, लेकिन समाजवादी समाज में उत्पादन के साधनों पे सामूहिक नियंत्रण होता है, जो बहुसंख्यक सर्वहारा वर्ग के हित में कार्य करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? राज्य एक वर्ग संस्था है। जन इच्छा की संकल्पना का समर्थन किसने किया था? तो ये रूसो ने किया था। जन इच्छा की संकल्पना का समर्थन जो है रूसो ने किया था। और किस बुक में? सोशल कॉन्ट्रैक्ट में कहा इन्होंने, अपने बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कहा कि सत्ता जनता के इच्छा में निहित है। जो सत्ता है वो जनता के इच्छा में निहित है, अतः यह सत्ता जनता में होनी चाहिए, न कि किसी एक व्यक्ति या संस्था के हाथ में होनी चाहिए। तो जन इच्छा कल्पना रूसो ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकतंत्र के दो रूप कौन कौन से हैं? देखिए, लोकतंत्र के दो रूप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है?
देखिए, जब जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन कार्य में भाग लेती है, जो हमारी जनता है प्रत्यक्ष रूप से शासन कार्य में भाग लेती है, नीति निर्धारण और कानून बनाती है, प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त कर उन पर नियंत्रण करती है, तो ये सब जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। भारत में कौन सा लोकतंत्र है? भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है? जब जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से इस प्रकार की प्रभुसत्ता का प्रयोग न करे और अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करती, तो उसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। अगर भारत के अंदर आपको प्रत्यक्ष लोकतंत्र देखना है तो आप ग्राम चुनाव देख सकते हैं। ग्राम सभा के अंदर गांव के सभी लोग एकत्रित होते हैं जो 18 साल से ज्यादा हैं और सब लोग भाग लेते हैं। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? देखिए, क्वेश्चन भी आ गया। तो भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? ग्राम सभा है। छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था के विशिष्ट है? देखिए, छाया मंत्रिमंडल से तात्पर्य क्या है? जैसे हमारे यहाँ विपक्ष होता है, वैसे वहां जहां पे ये है वहां पे ये देखिए, ब्रिटेन के अंदर है। मैं पहले बता दूं, ब्रिटेन से ही इसकी शुरुआत है, वैसे तो बहुत जगह पे है। तो वहां पे हर मंत्रिमंडल का एक छाया होती है जो उसके ऊपर नजर रखती है। मतलब ये मंत्रिमंडल के नेता हैं तो ये विपक्ष के नेता हैं उसकी छाया की तरह से। जैसे अगर हम स्वास्थ्य मंत्री ले लें तो जो विपक्ष का रहेगा एक छाया स्वास्थ्य मंत्री रहेगा। उसका कार्य क्या रहेगा? स्वास्थ्य मंत्री के क्रियाकलापों पर केवल नजर रखना रहेगा और विपक्ष के दृष्टिकोण से उसकी आलोचना करना या सुझाव देना, जो भी है वो रहेगा। तो ये ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था की खास विशेषता है। ये कहाँ की विशेषता है? ब्रिटेन की है। और इनके अलावा जो है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी अपने अपने तरीके से इस चीज का पालन करते हैं। फ्रांस के राजनीतिक प्रणाली में, देखिए ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अब फ्रांस के अंदर क्या है? फ्रांस की राजनीतिक प्रणाली में भी इस तरह की व्यवस्था दिखाई देती है। लेकिन क्या अंतर क्या है? उसे छाया मंत्रिमंडल न कहकर प्रति सरकार कहते हैं। प्रति सरकार, इंग्लिश में काउंटर गवर्नमेंट या घोस्ट गवर्नमेंट। प्रेत सरकार, प्रति सरकार, इंग्लिश में क्या? काउंटर गवर्नमेंट, और हिंदी में क्या? और या उसको प्रेत सरकार कहते हैं, घोस्ट गवर्नमेंट भी कहते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? देखिए, 23 दिसंबर 2004 को संसद में ये प्रस्तुत किया गया था। कब? 23 दिसंबर 2004 को संसद में ये प्रस्तुत किया गया। 11 मई 2005 को लोकसभा तथा 12 मई 2005 को राज्यसभा ने इसे स्वीकृति प्रदान की। इसके बाद 12 अक्टूबर 2005 को यह अधिनियम जम्मू कश्मीर को छोड़ के हर जगह लागू हो गया था। 12 अक्टूबर 2005 को। तो आंसर क्या होगा? 2005। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा समलैंगिक या उभयलैंगिक और परालैंगिक समुदाय से संबंधित है? तो ये धारा 377 है। 377 के अंदर ही इन सब बातों का जिक्र है। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर किए जाने वाला वर्ष है। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि सन 1972 में हुआ था। 2 जुलाई 1972। कब हुआ था? 2 जुलाई 1972 को हुआ था। इसमें भारत की तरफ से कौन? श्रीमती इंदिरा गांधी। भारत की तरफ से श्रीमती इंदिरा गांधी और पाक की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो थे। पाक की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो थे। नेक्स्ट देखते हैं, राजनीति और नीतियों से व्युत्पन्न शब्द इंद्रधनुषी गठबंधन शब्द किसने दिया? यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी अभी बराक ओबामा जो है अमेरिका के राष्ट्रपति से पद से हटे हैं। तो ये बात जो है बराक ओबामा ने ही कही थी। इंद्रधनुषी गठबंधन शब्द बराक ओबामा ने दिया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। निम्नलिखित में से किस देश में संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चयन संघीय विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा किया जाता है? पूछा क्वेश्चन कि किस देश में दोनों सदन के द्वारा जो है न्यायाधीशों का चयन किया जाता है? तो स्विट्जरलैंड और जर्मनी दोनों के अंदर किया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित है। कार्ल मार्क्स ने क्या लिखा था? तो उन्होंने दास कैपिटल लिखा था। दास कैपिटल जो है कार्ल मार्क्स ने लिखा था। मार्क्सवाद का पूरा परिचय जो है इन्होंने दास कैपिटल के अंदर ही दिया है। स्विस राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि सबसे छोटा कार्यकाल जो है स्विस राष्ट्रपति का ही होता है। कितने वर्ष का? 1 वर्ष का।
किसने यह कहा है कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है? कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है, तो ये जो है गांधी जी ने कहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संघ लोक सेवा आयोग को रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है? तो जो आपका संघ लोक सेवा आयोग है वो जो है रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, जो उसे संसद में रखवा देता है। रखाती तो अंतिम में संसद में ही है, लेकिन वो जो प्रस्तुत करता है वो राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। जनता का प्रभुत्व है, जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व है, विधि शीर्ष का प्रभुत्व है या राज्य के शीर्ष का प्रभुत्व है? ये क्वेश्चन टायर 1 2015 सीजल में आया हुआ था। देखिए, लोकप्रिय प्रभुसत्ता का अर्थ ये है कि एक ऐसी शासन पद्धति से है जिसमें जनता अपनी प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है, जैसे भारत में है। ऐसी शासन व्यवस्था में क्या होता है कि जनता कुछ लोगों को चुन के भेजती है शासन करने के लिए, और समय समय पर उनको परिवर्तित भी करने का अधिकार जनता के पास होता है। तो एक तरह से डेमोक्रेटिक की बात हो रही है, लोकतांत्रिक सरकार की। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान लागू कब हुआ? तो उसका आंसर होगा 26 जनवरी 1950। इन दोनों में आप डिफरेंस समझ जाइएगा, नहीं तो आप ये गलत कर सकते हैं। इसी तरह एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, हमारे संवैधानिक इतिहास में 26 नवंबर 1949 एक महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि इस दिन संविधान का अंगीकार किया गया था। और एक क्वेश्चन और, भारतीय संविधान अपनाया कब गया? जब पूछे अपनाया कब गया तो उसका आंसर होगा 26 नवंबर 1949। लागू कब हुआ? उसका आंसर होगा 26 जनवरी 1950। दोनों में आप डिफरेंस समझ जाइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया? तो अभी तक संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना का संशोधन जो है केवल और केवल एक बार किया गया है। कब किया गया है? 42वें संविधान संशोधन में 1976 में जो हुआ था, उस समय हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी, और ये संशोधन जो है सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी जो थी उसके रिकमेंडेशन पे किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता। और इसमें जो हमारी प्रस्तावना में है, इसी के बाद ये तीनों शब्द जो हमारी प्रस्तावना के अंदर जोड़े गए थे। कौन कौन? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है प्रस्तावना में जोड़े गए थे 42वें संशोधन के बाद 1976। अगला क्वेश्चन, हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है। देखिए, अभी पिछले पार्ट में भी मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया था, लेकिन उसमें आंसर दूसरा था क्योंकि ऑप्शन दूसरा था ना। तो एक बार आप प्रस्तावना अच्छे से पढ़ लीजिए। प्रस्तावना से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिसको प्रीएम्बल कहते हैं इंग्लिश में। तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है। तो संविधान की प्रस्तावना में न्याय, भ्रातृत्व एवं प्रतिष्ठा की समानता का उल्लेख है। किसका किसका? न्याय का है, भ्रातृत्व मीन्स भाईचारा या बंधु कुछ भी है, कई नाम से है, और प्रतिष्ठा की समानता का। वयस्क मताधिकार का उल्लेख जो है नहीं है, ये आर्टिकल 326 के अंदर है। तो ये प्रस्तावना के अंदर नहीं है, ये अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकसभा और राज्यसभाओं के निर्वाचन का होना उल्लिखित है। तो सही इसका आंसर क्या होगा? वयस्क मताधिकार सही होगा। इसका उल्लेख प्रस्तावना में नहीं है। इसका उल्लेख कहाँ पे है? क्वेश्चन आ जाता है। ये इसका उल्लेख आर्टिकल 326 में है। संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श कहाँ पे प्रतिबिंबित होते हैं? तो ये आपके उद्देशिका प्रस्तावना के अंदर आते हैं। कहाँ पे आते हैं? प्रस्तावना के अंदर आते हैं। इसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रीएम्बल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कई तरह से इसको अभी मैं लिया हूँ, 5-6 तरीके से तो मैं खुद घुमा कर क्वेश्चन लिया हूँ। हो सकता है और भी तरीके से पूछा जा सके। हमारी क्या है, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है? तो एक बात जान जाइए, भारत के संविधान में संघीय फेडरल शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं हुआ है। तो ऑप्शन डी इसका सही है। तो किस शब्द का प्रयोग हुआ है? आर्टिकल 1 में अनुच्छेद 1 के अंदर ये बोला गया है कि भारत राज्यों का संघ है। तो संघीय शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। प्रयोग हुआ है किस शब्द का? राज्यों का संघ।
और इसको इंग्लिश में कहते हैं टेरिटरी यूनियन ऑफ स्टेट। क्या कहते हैं? यूनियन ऑफ स्टेट। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। अब देखिए इसको और कैसे पूछा जा सकता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सर्वसत्ताधारी, लोकतंत्री, गणराज्य, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, इन तीनों का प्रयोग है। संघीय शब्द का प्रयोग नहीं है, फेडरल शब्द का प्रयोग नहीं है। ऑप्शन डी सही होगा। अब इसको और चेंज करते हैं क्वेश्चन को। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो ये देखिए सेम है। आर्टिकल 1 के हिसाब से भारत के संविधान में भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये भाग 1 के अनुच्छेद 1(1) का है। पार्ट अगर पूछ दे तो पार्ट 1 में आर्टिकल 1 है। और देखते हैं। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत क्या है? राज्यों का संघ है। तो देखिए एक चीज अगर आपको पता है तो किस तरह से 5 से 6 तरह से घुमा घुमा के केवल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई नया क्वेश्चन नहीं बनाया जाता है। मैं ये 5-6 तरह के क्वेश्चन लेके आपको यही समझाने की कोशिश किया हूं इस वीडियो में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शक्तियों का विभाजन एवं स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? देखिए इसको समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। संघ और राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन होता है वो संघात्मक संविधान का मूल तत्व है। ये आप बात जान लीजिए। यह विभाजन प्रायः एक संविधान द्वारा किया जाता है, न कि किसी देश की सरकार द्वारा। किसके द्वारा यह विभाजन किया जाता है? संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा किया जाता है, जो देश की सर्वोच्च विधि होती है, जिसको देश का सबसे बड़ा कानून मानते हैं। लेकिन हम ये भी बात जानते हैं कि जो सरकार की शक्तियों का विभाजन होता है वो एक लिखित संविधान द्वारा होता है। ये बात तो सबको पता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो विभिन्न सरकारें होती हैं एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप न कर सके। मीन्स अगर विभाजन हो गया तो केंद्र सरकार जो राज्य सरकार के पास कार्य है उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती, और राज्य सरकार तो कर ही नहीं सकती, उसकी बात ही नहीं करते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए अगर उनमें कुछ मतभेद हो तो इसके लिए एक ऐसी संस्था की आवश्यकता होती है जो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होकर केंद्र तथा राज्य सरकार के बीच विवादों को निपटा सके। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था कि शक्तियों का विभाजन क्यों किया जाता है, क्यों जरूरत पड़ी और क्यों न्यायपालिका को इसके बीच में आना पड़ता है। एक स्वतंत्र निष्पक्ष कौन भारत में क्या है? न्यायपालिका ही है जो एक स्वतंत्र है और निष्पक्ष है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? तो ये संघीय स्वरूप की विशेषताएं हैं। कभी कभी पूछता है कि भारत में फेडरलिज्म है कि नहीं है। नहीं, तो भारत के अंदर अर्ध संघीय व्यवस्था है। क्या है? संघीय व्यवस्था नहीं है, ये अर्ध संघीय व्यवस्था है भारत के अंदर। और ये जो रूप स्वरूप है वो सरकार का संघीय स्वरूप है। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या है। तो ये सभी लोग आपकी तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 7 है। कौन कौन सी हैं एक बार नाम ले लेते हैं। दिल्ली, पुडुचेरी, चंडीगढ़, दादर एवं नगर हवेली, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दमन व दीव तथा लक्षद्वीप। कौन? दिल्ली, पुडुचेरी, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन दीव एंड लक्षद्वीप। 7 हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत संघ में कितने राज्य हैं? तो अभी इस समय वर्तमान में टोटल कितने हैं? 29। ऑप्शन डी इसका सही है। क्वेश्चन था लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीन दीवी द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप किस वर्ष संसदीय अधिनियम द्वारा किया गया था? देखिए लक्षद्वीप का पहले क्या नाम था? लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमीन दीवी द्वीप। उसको बाद में बदल के लक्षद्वीप कर दिया गया था। ये 1973 में संसदीय अधिनियम द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1973 में। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से, देखिए ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है कब, और दूसरी तरह से आता है कि पहली बार राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? तो 1956 में। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कब जो है 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने, तब भी इसका आंसर होगा 1956 में। तो 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से 14 राज्य, 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरी संघ राज्य क्षेत्र बने थे। तो सी ऑप्शन सही है। 14 राज्य क्षेत्र में 14 जो स्टेट बने थे वो कौन कौन से थे? आइए नाम देख लेते हैं, मैं लिख नहीं रहा हूँ। असम, बिहार, मुंबई, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल एंड जम्मू कश्मीर।
और जो 6 संघ बने थे वो दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप। इस समय उसका नाम लक्षद्वीप था, वो तो चेंज कब हुआ था 1973 में, लक्षद्वीप। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सी। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए, मत देने का अधिकार जो है एक राजनीतिक अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार भी राजनीतिक है, सरकार के अधिशासी निकायों के पास शिकायत करने का भी अधिकार राजनीतिक है, लेकिन जीवन का अधिकार जो है राजनीतिक नहीं है। तो ये कौन सा अधिकार है? जीवन का अधिकार जो है आपका आर्टिकल 21 में है। किसमें है? अनुच्छेद 21 में है, और इसमें लिखा गया है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। और ये किसके अंतर्गत आता है? ये आपका मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है। तो जीवन का अधिकार जो है एक मौलिक अधिकार है, न कि राजनीतिक अधिकार है। और बाकी जो 3 ऑप्शन है वो राजनीतिक अधिकार में सम्मिलित हैं। तो जीवन का अधिकार आपका क्या है? मौलिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन बी सही होगा, आर्टिकल 21। अब यहाँ से हमारे पॉलिटी के कुछ लेक्चर पा सकते हैं, हम जल्दी उसको कवर करेंगे पूरा। निम्नलिखित में से किस सन में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए थे? ये भी क्वेश्चन अच्छा है। तो ये तो आपको पता होगा कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। किसके रिकमेंडेशन पे हुआ था? बहुत बार बात कर चुके हैं, सरदार सरोवर सिंह समिति कमेटी पे। उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी। ये सब बात कर चुके हैं। तो जब ये 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसी समय भारतीय संविधान में एक पार्ट 4 थे, पार्ट 4 में 4A बनाया गया, आर्टिकल 51 में 51A बनाया गया। और इसके अंदर जो है हमने फंडामेंटल ड्यूटी, जिसको कहते हैं मौलिक कर्तव्य, को शामिल किया था। इससे एक क्वेश्चन ये भी आता है, मौलिक कर्तव्य में शुरू में कितनी कर्तव्य थे? तो टोटल जो है 10 कर्तव्य थे शुरू में, 10 मौलिक कर्तव्य शुरू में थे। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया, इसका जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा हमें। और एक क्वेश्चन और आता है कि इन्हें कब इंक्रीज किया गया? ये बाद में 11 हो गए। कब हो गए? 86वें संविधान संशोधन 2002 के बाद से। तो पहले 10 मौलिक कर्तव्य 1976 में शामिल किए थे, लेकिन 2002 के बाद 86 संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें 11 मौलिक कर्तव्य ऐड कर दिए गए। भारत के अंतःकालीन सदस्य संसद में कितने सदस्य थे? तो भारत के अंतःकालीन संसद में टोटल 296 सदस्य थे। कितने थे? 296। भारत के संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो भारत की संविधान सभा जो है वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी। किसके? ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट मिशन के। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि कैबिनेट मिशन में कौन कौन शामिल था, उनके नाम पूछ लेता है। तो इसमें पहले जो थे लॉर्ड पैथिक, मिस्टर AB अलेक्जेंडर, इनको अलेक्जेंडर के नाम से भी जानते हैं, एंड सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये तीनों लोग जो है शामिल थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है। देखिए, शासन की एकात्मक पद्धति से मतलब क्या है कि जो शक्ति है वो किसी एक तरफ थोड़ा ज़्यादा झुकी रहे, किसी भी साइड। जैसे अगर भारत की बात करें तो भारत का जो है भारत पूरा केंद्र और राज्य में बटा हुआ है शक्ति के मामले में। तो शक्ति केंद्र के पास थोड़ी ज़्यादा रहती है कंपेयर टू राज्य के पास। तो इससे क्या होता है, जो राज्य राष्ट्र को सुदृढ़ता प्रदान करते हैं। मीन्स ऑप्शन बी सही होगा, दृढ़ राज्य। शासन की एकात्मक पद्धति में केंद्र सर्वोपरि होता है और है, जो कि राज्य या राष्ट्र को सुदृढ़ता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? तो यूके, जिसको हम ब्रिटेन के नाम से भी जानते हैं, ब्रिटेन का संविधान अलिखित है और इसको संसद बुलाते हैं। संसद को हाउस ऑफ कॉमन या हाउस ऑफ लॉर्ड भी कहते हैं। क्या क्या? हाउस ऑफ कॉमन एंड हाउस ऑफ लॉर्ड। भारत की पार्लियामेंट का नाम भी संसद है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट का नाम है नेशनल असेंबली और सीनेट। नेशनल असेंबली या इसको क्या कहते हैं? सीनेट। और यूएस के कांग्रेस नाम से जानते हैं, कांग्रेस। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछते रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया? तो प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन सन 1921 में किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत
किसके तहत किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत जो है प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन 1921 में किया गया था। इससे दो क्वेश्चन और बनते हैं। पहला तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष आपके फ्रेडरिक वाइट थे। कौन था? फ्रेडरिक वाइट, और ये थे 1921 से 1925 तक। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि प्रथम भारतीय कौन था, या दूसरे अध्यक्ष इसके कौन थे? तो दूसरे अध्यक्ष इसके स्वराज पार्टी के विट्ठल भाई पटेल थे। कभी कभी पूछता है कि विट्ठल भाई पटेल किस पार्टी से संबंधित थे? तो ये स्वराज पार्टी से संबंधित थे, और ये जो है 1925 से लेके 1930 तक जो है अध्यक्ष थे केंद्रीय विधानसभा के। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया? तो ये भी 1919 भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा भारत सचिव को, किसको, ये भी क्वेश्चन आता है किसको दिया गया? तो भारत सचिव को दिया गया कि वो भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार रख सकता है। भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए क्या होता, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा द्वारा सबसे पहले अस्थायी रूप से सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। ये अस्थायी रूप से चुने गए थे, लेकिन 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी रूप से संविधान सभा का अध्यक्ष बना दिया गया। देखिए ये 2006 में ये क्वेश्चन पूछा है, और यही सेम क्वेश्चन 2007 और 2011 में भी पूछा है। क्या? भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की कल्पना नहीं करता, बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करता है, क्योंकि यह इसकी विचारधारा से ओतप्रोत है। तो पूछा ये किसकी विचारधारा से ओतप्रोत है? तो देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की ही कल्पना नहीं करती। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की ही कल्पना जो है नहीं करती, बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करती है, क्योंकि यह न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की विचारधारा से ओतप्रोत है। तो देखिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व मीन्स भाईचारा। तो चारों ऑप्शन सही है, तो डी होगा, क्योंकि यह इसकी विचारधारा से ओतप्रोत है। तो चारों न्याय, समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा के विचारधारा से ओतप्रोत है। ये स्वातंत्र्यवाद किसका घोतक है? देखिए स्वातंत्र्यवाद, इसको हम उदारवाद भी कहते हैं या लिबरलाइजेशन भी कहते हैं। क्या इसको हम उदारवाद या लिबरलिज्म भी कहते हैं? इसमें स्वतंत्रता और समानता के विचारों पर आधारित एक राजनीतिक दर्शन है, स्वतंत्रता और समानता के। इसके विस्तृत अर्थ में सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक और धार्मिक स्वतंत्रता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शामिल है। तो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं की स्वतंत्रता भी शामिल है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो स्वतंत्रवाद जो है किसका घोतक है? सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक पहलुओं का। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? देखिए संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम प्रस्तावना में देखते हैं। क्या है? प्रस्तावना के माध्यम से भारतीय संविधान का सार, अपेक्षाएं, उद्देश्य, उसका लक्ष्य तथा दर्शन प्रकट होता है। जो हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, केवल और केवल यहीं पे आपको पूरे भारतीय संविधान का सार, उसकी क्या अपेक्षाएं हैं, क्या उद्देश्य है, उसका क्या लक्ष्य है, ये सब इसमें बताया गया है। संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया? देखिए जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, तो हमारी प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द नहीं थे। ये कब आए? ये इंदिरा गांधी के समय, जब 42वां संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। किसके समय हुआ था? इंदिरा गांधी के समय हुआ था। और किसके कहने पे हुआ था? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के कहने पे हुआ था। तो जब ये संशोधन हुआ, तब प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए। उससे पहले ये शब्द नहीं थे। तो क्वेश्चन क्या है? संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया? तो एक प्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। ऑप्शन सी जो है सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया? भारत को कहा गया
सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। ऑप्शन नंबर डी सही है। और एक क्वेश्चन और इसी तरह घुमा के पूछता है, संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया। तो देखिए, जो समाजवादी शब्द है वो 42वें संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, और ये मूल रूप से जब संविधान बना था तो उस समय नहीं था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही होगा। परिषद में शामिल नहीं है, तो मंत्रिपरिषद के अंदर कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री और बिना विभाग के मंत्री, ये तीनों लोग शामिल होते हैं। कैबिनेट सचिव जो है, सेक्रेटरी, वो शामिल नहीं होते हैं। मंत्रिपरिषद का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है, ये भी क्वेश्चन आता है, तो 74(1) या क भी कर सकते हैं आप। आर्टिकल 74 में लिखा क्या गया है, उसमें लिखा गया है राष्ट्रपति को उसके कार्य संचालन में सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। आमतौर पर सरकार से तात्पर्य मंत्रिपरिषद से ही होता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहां प्रस्तुत किया जा सकता है, तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव जो है केवल और केवल लोकसभा के अंदर ही पारित किया जा सकता है। देखिए, आर्टिकल 75(3) में क्या बोला गया है के तहत जो है मंत्रिपरिषद को लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी बताया गया है, परंतु संविधान में विश्वास प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। और आर्टिकल 118(1) है, इसके तहत क्या है कि संविधान, इसमें लिखा है कि संसद के प्रत्येक सदन को अपनी कार्य प्रक्रिया के संचालन संबंधी नियम बनाने की स्वीकृति दी गई है। और इसी आर्टिकल के हिसाब से लोकसभा के नियम में 198 मंत्रिपरिषद के प्रति अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया का वर्णन है, जिसके अनुसार किसी भी सदस्य की लिखित नोटिस एवं 50 सदस्यों द्वारा सदन में उसका समर्थन करने पर 10 दिनों के भीतर लोकसभा अध्यक्ष द्वारा निर्धारित तिथि पर लोकसभा के पटल पर अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। तो लोकसभा के नियम 198, मतलब लोकसभा और राज्यसभा अपना अलग अलग नियम बना सकते हैं आर्टिकल 118 के तहत। एक वर्ष तक राजस्व एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार किस विधेयक द्वारा करती है, तो वित्त विधेयक द्वारा जो है, वित्त जो बजट में बताते हैं वो बताते हैं कि अगले एक वर्ष क्या करेंगे, तो वित्त विधेयक द्वारा ही जो सरकार होती है वो एक साल तक राजस्व इकट्ठा करने का पूरी जानकारी देती है। और ये वित्त विधेयक आर्टिकल 112 अनुच्छेद 112 के तहत आता है। और एक वित्त वर्ष का टाइम क्या होता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। क्वेश्चन क्या है, भारतीय संसद राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है यदि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू हो। ये बात सही है। देश के 2 या अधिक राज्यों की विधानसभाएं इसका अनुरोध करें। ये भी सही है। राष्ट्रपति इस आशय का संदेश संसद को भेजे। ये बात गलत है। तो ए व बी जो है दोनों सही हैं। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है, तो भारत के संविधान के अंदर जो चौथी अनुसूची है वो राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है। देखिए, तीसरे अनुसूची में जो है आपका शपथ है, चौथे में तो पता चल गया, और 5वें अनुसूची के अंदर जो है आपका अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उल्लेख है, और छठी अनुसूची के अंदर आपका जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख है। किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है, तो राज्यसभा के अंदर जो अध्यक्ष होता है उस सदन का सदस्य नहीं होता है। ये भारत का उपराष्ट्रपति होता है जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, और इसका वर्णन आर्टिकल 89(1) में किया गया है। भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है यह कि इसमें राष्ट्रपति भी शामिल है। तो बी पार्ट जो है सही होगा। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था, तो ये जो है आयरलैंड से लिया गया था। आयरलैंड देश के संविधान से राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन लिया गया था। और आर्टिकल 81 में जो है ये चीज वर्णित है कि राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों का नामांकन कर सकता है। निम्न में से कौन सा प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है? संघीय बजट से जो है कटौती प्रस्ताव संबंधित है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। इसके तहत कटौती प्रस्ताव संघीय बजट से के तहत क्या होता है,
देखिए कटौती प्रस्ताव जो है केवल और केवल कहाँ पारित किया जाता है, लोकसभा के अंदर। राज्यसभा बजट पर चर्चा कर सकती है परंतु वह अनुदान की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती। कटौती प्रस्ताव 3 प्रकार के होते हैं, नीति अनुमोदन, कौन कौन से, नीति अनुमोदन कटौती और मितव्ययता कटौती। कौन कौन से, नीति अनुमोदन कटौती, मितव्ययता कटौती और सांकेतिक कटौती। ये 3 प्रकार के कटौती होते हैं। लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था, तो ये जो है केवल और केवल एक बार जो है 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था, वो भी कब, 1975 में घोषित आपातकाल के दौरान 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था। राज्यसभा का कार्यकाल जो मूल संविधान के अंतर्गत 5 वर्ष था, 42वें संशोधन द्वारा बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया गया, तो ये जो है 42 अमेंडमेंट द्वारा बढ़ा के कितने वर्ष कर दिया गया, 6 वर्ष कर दिया गया। भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्च नहीं किया जा सकता, तो बिना पार्लियामेंट संसद के स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्च नहीं किया जा सकता। ये जो है आर्टिकल 114 के तहत है। भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है। अकेले केवल और केवल संसद द्वारा जो है भारतीय संविधान के उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है। और किस आर्टिकल के तहत किया जाता है, ये आर्टिकल 368 के तहत जो है किया जाता है। कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है, तो आर्टिकल 249 जो है संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है। आर्टिकल 249 बोलता क्या है, यदि राज्यसभा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर यह घोषित करती है कि राज्य सूची में उल्लिखित अमुक विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो संसद उस विषय पर कानून निर्माण कर सकती है। यदि केंद्रीय संसद को राज्य सूची में शामिल विधायी शक्तियों और विषयों का ग्रहण करना हो, तो इस आशय का प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया जाता है, तो ये जो है राज्यसभा द्वारा पारित किया जाता है आर्टिकल 249 के तहत। निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, तो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष जो है मीरा कुमार थी। और इस समय वर्तमान में सुमित्रा महाजन जो है दूसरी महिला अध्यक्ष हैं लोकसभा की। भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन निम्न में से कौन सा है, तो ये तो सबको पता होगा, सिंपल क्वेश्चन है, कौन सा है, लोकसभा। गैर धन विधेयक के संसद के हर सदन में कितने वाचन होते हैं, तो गैर धन विधेयक के अंतर संसद के हर सदन में 3 वाचन होते हैं। इसके दौरान अधिक के बजट की संस्तुति की जाती है, तेजी के दौरान अधिक बजट की संस्तुति की जाती है, किसके दौरान, तेजी के दौरान। भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का अर्थ है, तो भारतीय संसद के कामकाज के अंदर शून्यकाल का अर्थ प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का समय को जो है हम शून्यकाल कहते हैं, प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच के समय को। बेसिकली ये 12 बजे प्रारंभ होता है और 12 बजे ही प्रारंभ होने के कारण इसे शून्यकाल कहा जाता है। शून्यकाल नाम वर्ष 1960 और 1970 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में समाचार पत्रों में उस समय दिया गया जब बिना पूर्व सूचना के संसद में अविलंबनीय लोक महत्व के विषय उठाने की प्रथा विकसित हुई। भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है, तो ये अभी में इस पे चर्चा हुई थी, कौन सी, शून्यकाल। संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गवा देंगे यदि वह सत्रों से निरंतर अनुपस्थिति रहे। 60 दिनों तक अगर निरंतर अनुपस्थित रहते हैं तो वो गवा देंगे। लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है, लोकसभा के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते जो है पार्लियामेंट संसद निर्धारित करती है। निम्न में से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है, देखिए शून्यकाल। शून्यकाल बेसिकली प्रश्नकाल के तत्काल बाद शुरू होता है और इस काल में कोई कार्यवाही नहीं होती, इसलिए शून्यकाल विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है, तो ऑप्शन ए सही होगा। ऐसे व्यक्ति कौन है जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बोल सकते हैं, तो वे मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बोल सकते हैं। यहाँ पे देखिए और कहीं मंत्री की बात नहीं किया गया, राज्यसभा और लोकसभा में दोनों कौन कौन लोग बोल सकते हैं। प्रत्येक मंत्री महान्यायवादी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी सदन में संयुक्त बैठक में और संसद के किसी समिति में जिसका वह सदस्य है की कार्यवाही में भाग ले, किसी इस अनुच्छेद के आधार पर वह मत देने का अधिकार नहीं होगा। किसके, आर्टिकल 88 के आधार पर
इनको मत देने का अधिकार नहीं होता है, केवल बोलने का अधिकार होता है। राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक कौन सा अंग है? तो विधानमंडल जो है राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक है। हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया? 1954 में जो है हाउस ऑफ पीपुल को लोकसभा का नाम दिया गया, 14 मई 1954 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितना अंतर होना चाहिए? देखिए, लोकसभा नियमों के अधीन मंत्रिपरिषद के प्रति अविश्वास प्रस्ताव एक ही सत्र में एक से अधिक बार नहीं लाया जा सकता है, परंतु यह 2 सत्रों के बीच की अवधि पर निर्भर करता है। 2 सत्रों के मध्य अधिकतम अंतराल 6 माह हो सकता है, परंतु यह अंतराल कम भी हो सकता है, जैसा कि सामान्यतः होता है। इस प्रकार 2 अविश्वास प्रस्ताव को 2 सत्रों में प्रस्तुत किया जा सकता है, जिनके बीच की अवधि कितनी हो सकती है? 6 माह हो सकती है, परंतु ये 6 माह से कम या अधिक भी हो सकती है, जो कि उन 2 सत्रों के अंतराल पर निर्भर करता है। तो हम डायरेक्ट 6 मंथ पर क्लिक नहीं कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्लियर, अब अगर क्वेश्चन आ जाए तो इसका सही आंसर 6 माह ही होगा, लेकिन ये मैंने डीपली आपको बता दिया कि आप डायरेक्ट 6 माह क्लिक नहीं कर सकते। संसद और संविधान साधन नहीं है, तो ये विधिक न्याय के जो है साधन नहीं है। भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम सही है? तो देखिए, सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू 1950 से 64, उसके बाद इंदिरा गांधी 66 से 77, दिन आपके और इनको 2 बार, एक उसके बाद 80 से 84 भी थी, लेकिन अभी हम यही काउंट करेंगे 66 से 77। मोरारजी देसाई फिर थे 77 से 79, और लास्ट में चरण सिंह 79 से 80। तो सही क्रम क्या होगा? 1 2 1 3 4, ऑप्शन सी सही होगा। वह प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान संसद के अधिवेशन में भाग नहीं लिया? तो चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो अपने कार्यकाल के दौरान संसद के अधिवेशन में भाग नहीं लिए। लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गण पूर्ति कोरम क्या है? देखिए, संविधान के अनुसार संविधान आर्टिकल अनुच्छेद 103 के तहत प्रत्येक सदन लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही आयोजित करने के लिए अपेक्षित गण पूर्ति कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होती है। तो ऑप्शन जो है सी आपका सही होगा, 1/10। लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता निम्न में से किसको प्रमुखता देने की है? नागरिक को प्रमुखता देने की विशेषता ही महत्वपूर्ण है। किसने कहा संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने कहा था कि संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत। तो ये अब भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो ये जो संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटिश संविधान से ग्रहण की गई है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा, और जिसके अंदर जो है प्रधानमंत्री देश का वास्तविक कार्यपालक होता है, जो संसद या लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया? वही क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया गया है, तो इसका भी आंसर क्या होगा? ब्रिटेन। राज्यसभा को भंग किया जा सकता है, राज्यसभा को हम भंग नहीं कर सकते हैं, कभी भी नहीं। ये जो है आर्टिकल 83(1) के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, तथापि उसके सदस्यों में से यथासंभव निकटतम 1/3 सदस्य प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं, और राज्यसभा एक आपका जो है अस्थायी निकाय है जिसे भंग नहीं किया जा सकता। निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? देखिए, राज्यसभा में निर्वाचन के लिए प्रति व्यक्ति आयु 30 वर्ष सही है, लोकसभा में निर्वाचन के लिए 25 वर्ष दोनों सही है। पूछा क्या सही नहीं है? राज्य विधानसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए, ये चीज गलत है। ग्राम पंचायत के चुनाव में मतदान के लिए पात्र व्यक्ति की आयु 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए, ये भी सही है। संविधान के अनुच्छेद 173 में 173 ख के अनुसार है कि राज्य विधानसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु न्यूनतम 25 वर्ष और विधान परिषद के लिए न्यूनतम 30 वर्ष होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या दिया? यहाँ पे राज्य विधानसभा में कितना दिया? 21 वर्ष, इसलिए गलत है। भारत में संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदनों का नाम बताइए। देखिए क्या पूछा है, अस्थायी सदन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? लोकसभा और विधानसभा दोनों भंग किए जा सकते हैं।
और जबकि राज्यसभा और विधान परिषद ऑप्शन नंबर सी जो है अस्थाई सदन है। राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु है, अभी इस पे बात किए थे हमने, कितना है, 30 वर्ष है और ये आर्टिकल 84 बी के अनुसार है। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता जो है लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ऑप्शन सी जो है सही होगा। देखिए दो अनुच्छेद है, एक है 108, दूसरा है 118, दोनों के लास्ट में 8 है। 108 में क्या है, 108 के तहत संसद के दोनों सदनों में धन विधेयक को छोड़कर किसी विधेयक पर असहमति होने की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा उस विधेयक पर विचार के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। तो ये जो है 108 में क्या है, संयुक्त बैठक है और आर्टिकल 118 में बताया गया कि उस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के समीक्षा करने वाली संसदीय समिति है, तो ये कौन सी समिति है, लोक लेखा समिति। और एक बात और आप जान जाइए, लोक लेखा समिति को जो है हम प्राक्कलन समिति जो है उसकी जुड़वा वहन करते हैं। लोक लेखा समिति को हम प्राक्कलन समिति का जुड़वा वहन करते हैं। भारत में संसद की वित्तीय समितियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं? देखिए वित्तीय समितियां लोक लेखा समिति है, प्राक्कलन समिति है, आपस में दोनों को जुड़वा वहन करते हैं, और लोक उपक्रम समिति भी है। तो पार्ट डी सही होगा, 1, 2 एंड 3। निम्न में से कौन सी समिति संसद की अस्थायी समिति नहीं है? तो वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति जो है संसद की अस्थायी समिति नहीं है, बाकी तीनों समितियां जो हैं अस्थायी हैं। संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा जो है संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। देखिए जो लोक लेखा समिति होती है इसके जो टोटल मेंबर 22 होते हैं, जिनमें से 7 सदस्य राज्यसभा से तथा 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं। 7 कहाँ से होते हैं, राज्यसभा से, और 15 जो होते हैं लोकसभा से होते हैं। और इस समिति का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा द्वारा चुना जाता है। मैक्सिमम टाइम यह कह सकते हैं परंपरा अनुसार जो है इस समिति में विपक्षी दल के नेता को अध्यक्ष चुना जाता है। भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। देखो जैसे मैंने बताया कि विपक्षी दल का नेता ही होता है। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्त निर्धारित करने वाले समक्ष निकाय कौन से हैं? तो इसका सही आंसर कौन सा है, पार्लियामेंट। संसद आर्टिकल 11 के अनुसार, अनुच्छेद 11 के अनुसार संसद नागरिकता प्राप्त करने के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन करती है। भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? तो भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति पार्लियामेंट संसद देती है आर्टिकल 2 के अनुसार। अनुच्छेद 2 के अनुसार संसद विधि के द्वारा नए राज्यों का गठन कर सकती है। राज्यों का निर्माण करने का अधिकार अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद को प्राप्त है और संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों को आपस में मिला सकती है अथवा उनकी सीमा, नाम एवं क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। अखिल भारतीय सीमाओं के सर्जन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो अखिल भारतीय सीमाओं के सर्जन की शक्ति भी संसद को प्राप्त है और ये आर्टिकल 312(1) में लिखा है। आर्टिकल 312(1) में क्या लिखा है कि संसद विधि द्वारा संघ और राज्यों के लिए सम्मिलित एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सीमाओं को सृजित करेगी। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अनुच्छेद 75(3) आर्टिकल 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? तो इसका सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट विशेषता है सामूहिक उत्तरदायित्व। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजे गए विधेयक का पारित होना होता है। तो ये देखिए इसमें 2/3, 3/4 ऐसा कुछ नहीं, सिंपल साधारण बहुमत से पारित हो जाता है, उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से। तो ऑप्शन ए सही होगा। विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य क्या है? तो विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य जो नियम, जो कानून होते हैं उनको अधिनियमित करना है।
तो ऑप्शन बी सही होगा, नियमों या कानूनों को अधिनियमित करना। ये आर्टिकल जो है 245 एंड 246 के अंदर है। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? तो ये लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा प्रमाणित होता है और अनुच्छेद 1103 एंड 1104 के तहत लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को प्राप्त है। तो और यही इसका जो है अंतिम नियम होता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ है तो ऐसे अधिकार जिनको केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में स्पष्ट रूप में शामिल नहीं किया है, वह अवशिष्ट अधिकारों के अंतर्गत आते हैं। केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय विट्ठल भाई पटेल थे और ये 1925 वर्ष 1925 में थे। संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता है कि वो संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी जो है इसका सही होगा। विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है? तो संसदीय सरकार में जो है विधायिका को कार्यपालिका से अधिक जो है प्राथमिकता मिलती है। देखिए, शासन के 3 अंग होती हैं, व्यवस्थापिका। कौन कौन से 3 अंग होते हैं? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जहां व्यवस्थापिका देश के लिए कानून बनाती है, वहीं कार्यपालिका उन कानूनों को लागू करती है तथा न्यायपालिका जो है लोकतंत्री व्यवहार नियमों के अनुसार न्याय दिलाती है। तो संसदीय शासन प्रणाली के अंदर जो है व्यवस्थापिका का कार्यपालिका पर प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है और मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? संसदीय सरकार। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? स्वतंत्र भारत के लोकसभा का पहला अध्यक्ष जीवी मालवणकर, इनका पूरा नाम था गणेश वासुदेव मावलंकर थे। भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाना जरूरी है? तो देखिए, एक वर्ष में कम से कम 2 बार बुलाना जरूरी है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही होगा। संसद के किस सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किसमें अधिक नहीं होना चाहिए? मीन्स किन्हीं 2 सदनों के बीच का जो अंतराल है कितने टाइम से अधिक नहीं होना चाहिए। तो चूंकि साल में 2 बार बुलाना जरूरी है, इसलिए 6 महीने से ज्यादा अंतराल नहीं होना चाहिए। किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जन महत्व का अविलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थगन प्रस्ताव। निम्न में से कौन सा संसद से संबंधित नहीं है? देखिए, आमुख, स्थगन और भंग करना, ये तीनों शब्दावली जो है संसद से संबंधित हैं, जबकि बर्खास्त करना संसद से संबंधित नहीं है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? डी। यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे कहते हैं, अगर संसद नियुक्त करती तो उसे तदर्थ समिति कहते हैं, तदर्थ कमेटी, एड हॉक कमेटी। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एड हॉक कमेटी। और जैसे ही अपना काम समाप्त करके अपना आंसर या प्रतिवेदन या जो भी रिजल्ट आता है उसको प्रस्तुत कर देती है, उसी के बाद इसका अस्तित्व भी पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? देखिए, राष्ट्रपति द्वारा की गई आपात की घोषणा 1 माह तक परिवर्तन में रहती, मतलब कब तक? 1 माह तक। और अगर 1 माह के भीतर जो है इसे संसद के विशेष बहुमत से अनुमोदित विशेष सदन द्वारा, अगर इस 1 माह के भीतर इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से अनुमोदित करवा लिया जाता है तो वो 6 माह तक परिवर्तन में रहती है। फिर हर 6 माह के अंदर जो है इसे जो है क्या किया करवाना चाहिए? संसद द्वारा पारित करवाना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1 माह के भीतर इसे संसद द्वारा पारित करवा लेना चाहिए। उस उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष है। उपराष्ट्रपति जो है आपका पदेन अध्यक्ष कहाँ का है? राज्यसभा का। और ये किस आर्टिकल के तहत है? ये आर्टिकल 89(1) के तहत है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति
देखिए उपराष्ट्रपति जो है आपका क्या है, सांसद नहीं होता, मतलब किसी भी संसद का सदस्य नहीं होता। और ये किस आर्टिकल की तहत है, ये आर्टिकल 66(2) की तहत है। 66(2) में ये कहा गया है कि उपराष्ट्रपति को संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य होने की अनुमति नहीं देता, किंतु वह यदि किसी पद पर है तो निर्वाचन के पश्चात उसे उस पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? एस राधाकृष्णन। एस राधाकृष्णन ने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था। ये जो टाइम थे 1952 से 57 और फिर 57 से 1962 के बीच का टाइम था। और एक बात और है, 1962 के बाद भी 1962 से 67 तक वो भारत के राष्ट्रपति भी थे। अगर यहाँ पे एक ऑप्शन और रहता, वर्तमान में जो है हामिद अंसारी। हामिद अंसारी सर भी 2007 से 2012 और उसके बाद 2012 से 2000 अगले 5 वर्ष के लिए नामित हुए हैं। तो ये भी एक राष्ट्रपति हैं जो 2 साल तक लगातार 2 कार्यभार लगातार संभाले हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा है? ये तो सिंपल डॉक्टर एस राधाकृष्णन। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? देखिए राष्ट्रपति जो है राज्यसभा के लिए 12 तथा लोकसभा के लिए 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के व्यक्तियों को नामित कर सकता है। तो टोटल कितने हो जाते हैं इस हिसाब से? हमारे 14। तो आंसर क्या है? डी सही है। क्यों? दोनों सदनों पूछा है, दोनों सदनों के लिए। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? भारत का राष्ट्रपति पार्लियामेंट संसद का एक अभिन्न अंग है और इसकी सत्यता की जांच हमें आर्टिकल 79 से मिलती है। आर्टिकल 79 में लिखा है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा होंगे। यदि आंग्ल भारतीय समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो तो समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। किसके द्वारा? अभी मैंने बताया था, इसलिए 2 ही ऑप्शन लिया है, राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद या आर्टिकल 75(2) के तहत जो है केंद्रीय मंत्री राष्ट्रपति के संवैधानिक इच्छा तक पद धारण कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा, भारत के राष्ट्रपति। राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? राज्यसभा का सदस्य का निर्वाचन टोटल 6 वर्ष के लिए होता है वो। और ये जो है क्या होते हैं, देखिए राज्यसभा की टोटल अधिकतम संख्या कितनी है? 250 है, जिसमें से 12 राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं और 238 आते हैं। और ये सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, लेकिन इसके 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर निवृत्त हो जाते हैं। और इसका आर्टिकल 83(1) के अनुसार है ये। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? टोटल 12। यदि लोकसभा का अध्यक्ष त्याग पत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसको संबोधित करेगा? देखिए आर्टिकल 94(b) में लिखा गया है। कहा? आर्टिकल 94 में लिखा गया है कि लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को संबोधित तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकते हैं। तो लोकसभा का अध्यक्ष किसको त्याग पद दे सकता है? उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष जो है अध्यक्ष को दे सकता है। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हों तो राष्ट्रपति पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय संस्था है? देखिए संविधान के अनुच्छेद 280 कितना 280 के अनुसार संविधान प्रारंभ होने के 2 वर्ष के भीतर और तत्पश्चात प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति के बाद या जब राष्ट्रपति आवश्यक समझे एक आदेश के द्वारा वित्त आयोग का गठन करेगा। तो वित्त आयोग आपकी एक संवैधानिक निकाय या संस्था है। पहले वित्त आयोग का जो है गठन 1951 में केसी नियोगी की अध्यक्षता में किया गया था। तो पूछ लेता है पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। वहीं पे राष्ट्रीय विकास परिषद और योजना आयोग का जो है वर्णन जो है संविधान में नहीं है। तो ये दोनों तो गलत हो जाएंगे। केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की सामान्यीकृत निधि से राज्यों की
सहायता अनुदान देती है? तो ये इसका सही आंसर क्या होगा? वित्त आयोग। वित्त आयोग के सिफारिश के आधार पर जो है केंद्र सरकार जो है भारत को, राज्यों को सहायता देती है। किस राज्य को कितना पैसा देना है? केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है? देखिए क्वेश्चन घुमा के आएगा, इसका भी आंसर क्या होगा? वित्त आयोग। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आर्टिकल 316(1) में ये बात लिखी गई है कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? भारत के अटॉर्नी जनरल का नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। और अटॉर्नी जनरल के बारे में जो 76(1) में बताया गया है, आर्टिकल 76(1) में क्या बताया गया है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। महान्यायवादी मतलब अटॉर्नी जनरल जो है नियुक्त करेगा। निम्न में से भारत के वह राष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे थे? बाबू राजेंद्र प्रसाद जो है 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे थे। एक्चुअली 3 कार्यकाल तक रहे थे, 1950 से लेके 1962 तक। और जिसमें से ये पहली बार जो नामित हुए थे वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, इसलिए नामित राष्ट्रपति बना दिए गए थे। बाकी 2 बार 1952 और 1957 में जो निर्वाचित होकर बने थे। देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन होता है? सबको पता है कौन होता है? राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से वे व्यक्ति कौन है जो अनुच्छेद 143 के अधीन किसी मामले को सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकते हैं? भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का समझौता करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। यह उसका है। यह कहाँ पे है? मौलिक अधिकार के अंदर है। एकल हस्तांतरणीय मतदान पद्धति में हर मतदाता व्यक्ति कर सकता है। इसका सही आंसर क्या होगा? उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी हों। भारत का उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया? तो डॉक्टर एन संजीव रेड्डी। डॉक्टर एन संजीव रेड्डी को भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया और इनका कार्यकाल जो था 1977 से लेकर 82 था। भारत के निम्नलिखित पदासीन उपराष्ट्रपतियों में से किसने राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ा और हार गए? तो ये थे भैरों सिंह शेखावत। भैरों सिंह शेखावत जो है 13वें राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़े थे प्रतिभा सिंह के विरुद्ध और पराजित हो गए थे। भारत का पहला अराजनीतिक राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो है भारत के पहले अराजनीतिक राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है? तो राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जो है राष्ट्रीय आपात की स्थिति घोषित कर सकता है। देखिए 352 में एक संशोधन हुआ था 44वें संविधान संशोधन के अंदर। उसमें एक शब्द था, कोई शब्द था मुझे याद नहीं आ रहा, उसके जगह चेंज होके क्या हो गया? सशस्त्र विद्रोह। कुछ आंतरिक करके था, आंतरिक गड़बड़ी शब्द था। आंतरिक गड़बड़ी की वजह से भी लगा सकता था, लेकिन उसको बदल के क्या कर दिया गया? सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। और अब तक भारत में जो है टोटल 3 बार हुए हैं। कब कब हुआ है? 1962 में भारत चीन युद्ध, 1971 भारत पाक युद्ध और 1975 आंतरिक अशांति के आधार पर। यही आंतरिक अशांति को बदलकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है? तो ये किस संविधान से ली गई है? आयरलैंड से। कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से। अनुच्छेद 36 से 51 है और पार्ट 4 है। ये तो मैं पहले भी बता चुका हूँ। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आपकी समवर्ती सूची ली गई है। यूएसए से बहुत सारी चीजें ली गई, जिसमें से मूल अधिकार मेन है। ज्यादातर क्वेश्चन फंडामेंटल राइट्स पे ही आते हैं। कहाँ से लिया गया? यूएसए से लिया गया। और कनाडा से जो क्वेश्चन आता है वो संघीय व्यवस्था पे, कि संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? तो संघीय व्यवस्था आपका कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। सही आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, आयरलैंड। भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है? देखिए
भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंदर कही गई है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ पे आते हैं? संविधान के भाग 4 में, अनुसूची 4 में नहीं आते हैं, ये एकदम मत गलत कीजिएगा। कहाँ आते हैं? पार्ट 4 में आते हैं, आर्टिकल 36 से 51 के बीच। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? देखिए, एक ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, प्रियम्बल, प्रस्तावना। इसके अंदर ये बात कही गई है, लेकिन इसके अंदर जो बात कही गई है वो ये की कही गई है कि सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का संकल्प है, लेकिन सामाजिक एवं आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने हेतु जो प्रावधान या कानून बनाया गया है वो संविधान के भाग 4 में प्रस्तुत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत बनाया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? देखिए, सेम क्वेश्चन है, घुमा दिया गया है हल्का सा, तो इसका भी सही ऑप्शन क्या होगा? डी। यदि सरकार द्वारा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाता है तो एक नागरिक निम्नलिखित में से किसके पास जा सकता है? देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लागू करना जरूरी नहीं है, तो एक नागरिक जो है किसी के पास भी नहीं जा सकता है, इनमें से कोई नहीं। इससे रिलेटेड अगर आप देखना चाहें तो आप आर्टिकल 37 में देख सकते हैं। आर्टिकल 37 में क्या लिखा है कि संविधान के भाग 4 में वर्णित उपबंध न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। मतलब कि अगर ये संवैधानिक लक्ष्य हैं जिन्हें राज्य द्वारा पूरा किया जाना चाहिए, राज्य को करना है ऐसा जरूरी नहीं है, राज्य पूरा करता है तो वो अच्छी बात है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राजकीय नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते? तो अभी मैंने बताया किस आर्टिकल 37 ये निर्धारित करता है कि ये किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। संविधान का कौन सा भाग राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन बी। हमारे संविधान में निर्देशक सिद्धांत है, देखिए पूछा है, तो ये कानूनी न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, अर्ध परिवर्तनीय भी नहीं है, आंशिक रूप से भी अपरिवर्तनीय नहीं है, कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय है। तो ऑप्शन डी सही होगा। यहाँ पे आंशिक रूप से आ गया इसलिए ये गलत हो जाएगा। किसे निर्देशक सिद्धांत पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है? पूछा है क्वेश्चन, किस निर्देशक सिद्धांत पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है? तो यहाँ पे जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, गोवध पर निषेध। ऐसे टोटल 5 निर्देशक सिद्धांत हैं जिसपे जो है गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है। पहला है ग्राम पंचायतों का गठन, दूसरा है ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना, तीसरा है मदिरापान निषेध, मदपान या इसको दारू कह सकते हैं, चौथा आपका क्या है गोवध पर निषेध, और पांचवा जो है कृषि एवं पशुपालन का संगठन, कृषि एंड पशुपालन का संगठन। ये 5 पॉइंट टोटल हैं जिसे आपको याद रखना है। राजनीति के निम्न निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित था? तो अभी मैंने बताया उसमें से एक है ग्राम पंचायतों पर का आयोजन। ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? तो ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में महात्मा गांधी जी ने कहा था। संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया? तो 22वें संशोधन ने 42 अमेंडमेंट कब लागू हुआ था? क्वेश्चन आता है तो ये 1976 में लागू हुआ था। के अंदर एक अमेंडमेंट किया गया था 31 ग आर्टिकल लिखा गया था। 31 ग में ये लिखा गया है, 31 ग के अंदर जो है इसमें सभी नीति निर्देशक तत्वों को शामिल कर दिया गया और इस प्रकार सभी नीति निर्देशक तत्व के मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान की गई। तो अमेंडमेंट 42 था, अगर आर्टिकल पूछ दे तो 31 ग। भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? भारत के राष्ट्रपति को विवेकाधिकार के अंतर्गत जो है देखिए वित्तीय आपातकाल, किसी राज्य, इन ये नहीं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति सही आंसर होगा,
और ये जो है राष्ट्रपति आर्टिकल 75(1) के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति अपने विवेकाधिकार पर करता है। सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी की सदस्य, क्वेश्चन है कि सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य विधानमंडल के दोनों सदनों से लिए जाते हैं, केवल लोकसभा के होते हैं, विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। नियुक्ति के बाद विधानमंडल के सदस्य बनते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। और यदि जो है राष्ट्रपति अपने कार्यकारिणी प्रणाली के लिए मतलब किसी सदस्य को विधानमंडल के अंदर से चुनता है तो उसे इस्तीफा देना पड़ जाएगा, क्योंकि जो राष्ट्रपति कार्यकारिणी के सदस्य होते हैं वो केवल और केवल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? अनुच्छेद 39, आर्टिकल 39 के तहत जो है राज्य द्वारा अनुसरणीय नीति के निर्देशक सिद्धांत दिए गए जो भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करते हैं। संविधान सभा में यह कथन किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधानुसार करता है। तो ये बात जो है केटी शाह ने कहा था। ऑप्शन ए सही होगा। और ये प्रोफेसर थे, प्रोफेसर केटी शाह। ऑप्शन ए आपका सही होगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की? तो टोटल कितनी बार की थी? 3 बार। ये क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है। किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की थी? तो सन 1975 में 1975 में इंदिरा गांधी के समय भारत के राष्ट्रपति ने जो है आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की थी। ये जो है 44वें 44 संविधान संशोधन 1978 में बदल के इसको क्या कर दिया गया? सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह का नाम दे दिया गया इसको। संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किस राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है? देखिए जब संवैधानिक प्रणाली जो असफल हो जाती है तो धारा 356 के तहत जो है किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है उपराष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है आर्टिकल 56(1) के अनुसार। देखिए जो लोकसभा का अध्यक्ष रहता है वो उपाध्यक्ष को, जो राष्ट्रपति रहता है वो उपराष्ट्रपति को, जो प्रधानमंत्री होते हैं वो त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं तथा भारत का मुख्य न्यायाधीश भी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? अभी इस क्वेश्चन पे हमने डिस्कस कर चुके हैं, किस पे करेगा? उपराष्ट्रपति को। निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जा सकती? देखिए भारत का राष्ट्रपति जो है सेना का अध्यक्ष होता है, तो वायु सेना अध्यक्ष, थल सेना अध्यक्ष, ये दोनों तो वो कर ही सकता है। साथ में भारत के मुख्य न्यायाधीश का जो भी है नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। तो लोकसभा अध्यक्ष का नियुक्ति जो है भारत का राष्ट्रपति नहीं करता है। तो ऑप्शन ए जो है सही होगा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? नागरिक को टोटल 35 वर्ष पूरी कर लेनी चाहिए। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई है, तो ये विधि कहां से अपनाई गई है? यूएसए से। और किस आर्टिकल में है? तो ये आर्टिकल 61 अनुच्छेद 61 में है। महाभियोग के बारे में, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में आर्टिकल 61 में है। राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? तो राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति की आयु कोई भी सीमा तय नहीं की गई है। तो ऑप्शन डी जो है सही होगा। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र राष्ट्रपति बुलाता है अनुच्छेद आर्टिकल 108 के अंतर्गत। किस आर्टिकल के तहत बुलाता है? आर्टिकल 108 के अंतर्गत जो है दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुलाता है। संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए संसद के दोनों सदनों के बीच अगर गतिरोध होता है तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है लोकसभा की अध्यक्ष करती हैं। और ये बात जो है आर्टिकल 86 के तहत है। आर्टिकल 87 में क्या है? आर्टिकल 87 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा के निर्वाचन के प्रथम सत्र के समय दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करता है। पूछता यह है कि राष्ट्रपति जो है दोनों सदनों के
संयुक्त रूप से किस आर्टिकल के तहत संबोधित करता है? तो आर्टिकल 87 के तहत वो जो है संबोधित करता है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं आर्टिकल 86 के तहत। भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुके हैं? तो अभी तक जो है भारत के अंदर वित्तीय आपात की घोषणा कभी भी नहीं हुई है, तो ऑप्शन ए जो है सही होगा। राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू कर दे? आर्टिकल 360 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वो वित्तीय आपातकाल लागू कर दे। भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू हुई है? तो वह आंतरिक आपात स्थिति, ऑप्शन ए। और ये धारा 352 के तहत जो है लागू हुई थी। और 360 के तहत कौन सी आपात स्थिति लागू होती है? वित्तीय आपात, वित्तीय इमरजेंसी 360। और 352 के तहत, जिसको पहले आंतरिक आपात स्थिति कहते थे, इस समय इसको सशस्त्र विद्रोह आपात स्थिति कहते हैं। और ये जब आंतरिक आपात स्थिति लगी थी, कब लगी थी? ये जो है लगी थी 21 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक। टोटल टाइम कितना था पूछते हैं, तो 21 महीने टोटल टाइम था। उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। और राष्ट्रपति कौन थे उस समय? फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद उस समय के राष्ट्रपति थे। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का सही मिलान किया गया है? देखिए, इंदिरा साहनी केस केंद्र सरकार की सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 1992। तो ये देखिए क्या है, इंदिरा साहनी केस कार्य क्षेत्र में महिलाओं का अधिकार, ये गलत है। सही क्या है? ये केंद्र सरकार की सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की बात इस इंदिरा साहनी केस में बात की गई है 1992 में। एडीएम जबलपुर केस में आपातकाल में नागरिकों के अधिकार की बात की गई, तो ये सही है, ये 1975 में की गई थी, 1975। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? बी। करतार सिंह केस देख लेते हैं। आतंकवादी घटनाओं से संबंधित कानून क्या है? आतंकवादी घटनाओं से संबंधित कानून। विशाखा केस में महिलाओं के अधिकार आरक्षण संबंधी बात कही गई थी। भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? तो भारत के अंदर जितनी बार चाहे खड़ा हो सकता है, लेकिन यही अगर अमेरिका की बात करते तो उसमें केवल 2 बार खड़ा हो सकता है। ये जो है संविधान के आर्टिकल 57 के तहत उस पद के लिए पुनर्निर्वाचित हो सकता है। भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार है जो ब्रिटिश राजा रानी के पास होता है, तो ऑप्शन ए जो है सही होगा। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? तो राष्ट्रपति का अध्यादेश जो है 6 महीने के लिए लागू रहता है। इसमें क्या है? आर्टिकल 123 अनुच्छेद 123 के तहत संसद के सत्र में न रहने की स्थिति में राष्ट्रपति किसी तत्काल आवश्यकता के संदर्भ में अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा इस प्रकार जारी अध्यादेश 6 महीने के लिए लागू रहता है, जबकि संसद के समावेत होने से 6 सप्ताह की समाप्ति पर परिवर्तन में नहीं रहेगा। ये पूरा इसका डिटेल है। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष जो है राष्ट्रपति होता है। निम्नलिखित में से कौन अपना पद राष्ट्रपति के संतुष्टि के दौरान धारण करता है? तो जो राज्यपाल होता है, अनुच्छेद 156(1) के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है संसद के सदस्यों द्वारा किया जाता है, ऑप्शन ए आर्टिकल 66। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कोई विवाद उच्चतम न्यायालय में अवश्य फाइल किया जाना चाहिए, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय में अवश्य फाइल किया जाना चाहिए। देखिए, उच्चतम न्यायालय में फाइल किया जा सकता है, ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन जो एसएससी ऑप्शन डी को सही मानती है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, तो ये केवल और केवल संसद द्वारा चलाया जा सकता है। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्रवाई किसमें शुरू की जाती है? वही क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है, संसद के किसी भी सदन में। भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? देखिए, उपराष्ट्रपति की बात कर रहा है तो ये राज्यसभा द्वारा लगाया जा सकता है, और ये जो है बात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67 ख में के तहत राज्यसभा के द्वारा उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। ऐसा प्रस्ताव लाने से 14 दिन के पूर्व सूचना देना आवश्यक है।
इसके अतिरिक्त महाभियोग के संकल्प को संसद के समस्त सदस्यों को बहुमत से पारित होना चाहिए।